प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में मंत्रालय का बंटवारा हो गया। इसीलिए बिना समय गंवाए सबसे पहले आप देश के नए मंत्रियों की लिस्ट भी एक बार देख लीजिए। चाहे तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं। राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्री बनाया गया। पिछली सरकार में भी वो रक्षा मंत्री ही थे। निर्मला सीतारमण दोबारा वित्त मंत्री बनी और अमित शाह लगातार दूसरी बार देश के गृह मंत्री बने हैं। अश्विनी वैष्णव को दो बड़े मंत्रालय मिले। पहले वो सिर्फ रेल मंत्री थे। इस बार रेल मंत्री के साथ साथ उन्हें सूचना प्रसारण मंत्री भी बनाया गया है। नितिन गडकरी लगातार तीसरी बार मोदी सरकार में सड़क परिवहन मंत्री की जिम्मेदारी निभाते दिखेंगे। एस जयशंकर को विदेश मंत्री ही बनाया गया है। शिवराज सिंह चौहान ने केंद्र सरकार में अपनी पहली पारी खेल की शुरुआत की है। उन्हें कृषि मंत्री बनाया गया। इसके साथ ही ग्रामीण विकास मंत्रालय भी वो संभालेंगे। हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल को ऊर्जा मंत्री बनाया गया। उन्हें आवास और शहरी विकास मंत्रालय भी दिया गया। मनसुख मांडविया को खेल और श्रम मंत्री बनाया गया है। वहीं राम मोहन नायडू को नागरिक उड्डयन मंत्री बनाया गया। इससे पहले यह मंत्रालय ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास था। किरण रिजिजू को संसदीय कार्य मंत्री बनाया गया है। राजस्थान के जोधपुर से आने वाले गजेंद्र सिंह शेखावत पर्यटन मंत्री बने। भूपेंद्र यादव को पर्यावरण मंत्री बनाया गया है। अर्जुन राम मेघवाल को कानून मंत्री बनाया गया है। इस बार हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम मंत्री बनाए गए हैं। तो मोदी 3.0 में सहयोगियों को क्या मिला, एनडीए में शामिल बाकी दलों को क्या मिला, अब ये भी आप देख लीजिए। चिराग पासवान को खाद्य संस्करण मंत्री बनाया गया और जीतन राम मांझी को लघु उद्योग मंत्री बनाया गया है। वहीं ललन सिंह को पंचायती राज मंत्रालय सौंपा गया। ये तीनों नेता बिहार से आते हैं और अलग अलग दलों से जुड़े हैं। चिराग एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष हैं। जीतन राम मांझी हम पार्टी के अध्यक्ष हैं और ललन सिंह जेडीयू के बड़े और कद्दावर नेता हैं। तो मोदी कैबिनेट की महिला शक्ति पर भी एक नजर डाल लेते हैं। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री संभालेंगी। अन्नपूर्णा देवी महिला बाल विकास कल्याण मंत्री इनके पास। अनुप्रिया पटेल स्वास्थ्य राज्य मंत्री। शोभा कंदरलाजे श्रम रोजगार राज्य मंत्री हैं। तो मणिपुर पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान सामने आया। मोहन भागवत की मणिपुर पर टिप्पणी जो है वो जानिए। 1 साल से शांति की राह देख रहा है मणिपुर। मणिपुर 10 साल तक शांत रहा। मणिपुर को प्राथमिकता में रखना जरूरी है। प्राथमिकता के साथ उपचार जरूरी है। मोहन भागवत संघ प्रमुख की तरफ से ये बयान दिया गया। 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है। उसके पहले 10 साल शांत रहा। पुराना गन कल्चर समाप्त हो गया ऐसा लगा और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। और आज प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद नरेंद्र मोदी तुरंत एक्शन में नजर आ गए। आज सुबह प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंच करके उन्होंने अपना कार्यभार संभाला और कार्यभार लेते ही पहला आदेश भी जारी किया, जो कि किसानों के हक में रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त को मंजूरी दे दी। इस फैसले से 9.3 करोड़ किसानों को फायदा होगा और लगभग 20,000 करोड़ रुपए वितरित किए जाएंगे। फाइल पर साइन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पोस्ट भी किया। उन्होंने लिखा कि पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त से जुड़ी फाइल पर हस्ताक्षर किया है, जिसका लाभ देश के मेरे 9 करोड़ से ज्यादा अन्नदाताओं को होगा। आने वाले समय में हम किसानों के कल्याण और कृषि क्षेत्र के उत्थान के लिए निरंतर काम करते रहेंगे। बता दें कि किसान सम्मान निधि योजना 1 दिसंबर 2018 को शुरू हुई थी। योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपए दिए जाते हैं। शुरुआत में किसान सम्मान निधि योजना का लाभ केवल 2 हेक्टेयर जमीन वाले किसानों को मिलता था, लेकिन अब देश के सभी किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। वहीं प्रधानमंत्री के पहले फैसले पर सियासत शुरू हो गई। बीजेपी जहां इसे ऐतिहासिक फैसला बता रही है, वहीं विपक्ष एमएसपी पर गारंटी मांग करके सरकार को घेरने में जुट गया है कि हम कृषि क्षेत्र को हमें आमूलचूल परिवर्तन करके किसान की आमदनी को बढ़ाएंगे। उसका कंटिन्यूटी जो है और उसका परिचय किए आज का फैसला है। और मोदी उसमें रिलीज करना कौन सा उनको कुछ दे दिया आपने? उनका अधिकार जो है उसकी बात करें ना। एमएसपी का जो आपका वायदा था उसकी बात करें। अगर आपकी स्कीम में आपने पैसा रोका क्यों था पहले ये बताएं।
देखिए, एक ही दिन में प्रधानमंत्री ने दूसरा बड़ा फैसला भी लिया, जिसके तहत मोदी सरकार पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ नए घर बनवाएगी। इन घरों की खासियत यह है कि पीएम आवास योजना के तहत बनने वाले इन नए घरों में एलपीजी और बिजली कनेक्शन भी होगा। वहीं शौचालयों का निर्माण भी कराया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि 10 साल के शासनकाल में सरकार अब तक 4 करोड़ 21 लाख घर बनाकर गरीबों को आवंटित कर चुकी है। पीएम पद का कार्यभार संभालने के बाद नरेंद्र मोदी ने अपनी आगे की रणनीति का खुलासा कर दिया। पीएमओ में काम करने वाली टीम को पीएम मोदी ने संबोधित किया और पीएमओ को पीएम का पावर केंद्र बताया। साथ ही साथ पीएम मोदी ने ये भी कहा, मैं सत्ता के लिए पैदा नहीं हुआ हूं और न ही शक्ति हासिल करने के लिए। ये पीपल्स पीएमओ होना चाहिए, ये मोदी पीएमओ नहीं हो सकता। पीएम मोदी ने कार्यभार ग्रहण करते ही एक बार फिर देश को विकसित भारत बनाने की कसम खाई और कहा कि मेरा एक एक पल देश के नाम है। एक ही लक्ष्य, नेशन फर्स्ट, एक ही इरादा 2047 विकसित भारत। और मैंने पब्लिकली कहा है, मेरा पल पल देश के नाम है। पीएम मोदी ने कहा कि हमने जो तय किया है उसे अगले 5 सालों में पूरा करके रहेंगे और कल जहां थे उससे आगे भारत को लेकर जाएंगे। जहां कोई नहीं पहुंचा, वहां हमारे देश को हमें पहुंचाना है। तो 9 जून को नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। नरेंद्र मोदी के साथ कुल 71 मंत्रियों ने भी शपथ ली, जिनमें से 30 कैबिनेट, 5 स्वतंत्र प्रभार और 36 राज्य मंत्री शामिल हैं। दरअसल मोदी कैबिनेट में सबसे युवा पुरुष मंत्री राम मोहन नायडू हैं, जिनकी उम्र 36 साल है। मोदी मंत्रिमंडल में सबसे युवा महिला मंत्री रक्षा खड़से हैं, जिनकी उम्र महज 37 साल है। वहीं 5,700 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति वाले टीडीपी के चंद्रशेखर पेम्मासानी मोदी 3.0 में सबसे अमीर मंत्री हैं। इसके अलावा मोदी कैबिनेट में 6 सबसे शिक्षित मंत्री हैं, जिन्होंने पीएचडी की हुई है। ये 6 मंत्री हैं: डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, डॉक्टर मनसुख मांडविया, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी, डॉक्टर एल मुरुगन और डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। जबकि मोदी कैबिनेट में 11 ऐसे मंत्री शामिल हैं जिन्होंने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा था। बिना चुनाव लड़े भी इन दिग्गज नेताओं को कैबिनेट में जगह दी गई है। इनमें जयंत चौधरी, रामदास आठवले, अश्विनी वैष्णव और निर्मला सीतारमण जैसे नाम शामिल हैं। वहीं मोदी कैबिनेट में वीरेंद्र कुमार सबसे अनुभवी मंत्री हैं। देखिए, चुनाव मैदान में उतरने से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों के लिए 125 दिन का एजेंडा तय कर दिया था, जिस पर नए मंत्रियों को पूरे दमखम के साथ काम करना होगा। शपथ की हैट्रिक लगाने के साथ ही मोदी के मंत्रियों को अगले 125 दिन तेजी के साथ काम करना है, जिसके लिए 23 फरवरी 2024 को यानी चुनाव के दौरान ही पीएम मोदी ने 5 साल का रोड मैप और 125 दिन का एक्शन प्लान बनाने का टास्क दिया था। एक्शन प्लान लागू करने के लिए टॉप सेक्रेटरीज की 10 कमेटी बनाई। सभी मंत्रालयों और राज्य सरकारों से भी सलाह ली गई थी। 20 लाख लोगों से सुझाव मंगाए थे। 125 दिन के एजेंडे पर चर्चा हुई और प्रेजेंटेशन भी दी गई थी। दरअसल पहले 100 दिन का ही टास्क था, लेकिन युवाओं के जोश को भांपते हुए पीएम मोदी ने इसमें 25 दिन और जोड़े और 125 दिन का टास्क तैयार किया। तीसरे टर्म में अगले 125 दिन में क्या होगा, सरकार क्या करेगी, सरकार कैसे करेगी, सरकार किसके लिए करेगी, सरकार कब तक करेगी, इसके रोड मैप पर काम कर लिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी मंत्रिमंडल के साथ शपथ ले चुके हैं और उसके बाद लगातार एक्शन में भी हैं। पहला फैसला लेने के बाद अब 18वीं लोकसभा के संसद सत्र की तारीख भी सामने आ गई है। सूत्रों के मुताबिक 18 जून से 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू होगा। पहले दिन राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलवाएंगी, जिसके बाद प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाएंगे। ये सत्र 18, 19 और 20 जून तक चलने की संभावना है और 20 जून को ही लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा, जबकि 21 जून को राष्ट्रपति संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगी। 9 मई को नरेंद्र मोदी के
9 जून को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पड़ोसी देशों के कई नेता आए थे, लेकिन सबसे अधिक चर्चा मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू की हुई। यही नहीं, शपथ ग्रहण समारोह के बाद राष्ट्रपति की ओर से दिए गए रात्रि भोज की जो तस्वीरें सामने आई, वो भी सुर्खियां बटोरती नजर आईं। दरअसल खाने की टेबल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ठीक बगल में मुइजू बैठे हुए थे। मोदी और मुइजू आपस में बात करते हुए दिखाई दिए। वहीं पीएम मोदी की किसी बात पर मुइजू हंसते नजर आए। यही नहीं, राष्ट्रपति की ओर से दिए गए भोज से पहले भी मोहम्मद मुइजू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई। इस दौरान भी दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। गौरतलब है कि मुइजू 17 नवंबर को राष्ट्रपति का पद संभालने के 7 महीने बाद भारत आए थे, जबकि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। यही नहीं, मुइजू ने राष्ट्रपति बनने के बाद भारत की जगह पहले तुर्की और फिर चीन का दौरा किया, जिससे भारत और मालदीव के बीच रिश्तों में कड़वाहट आ गई। लेकिन अब पीएम मोदी के शपथ ग्रहण में मोहम्मद मुइजू के शामिल होने और उनसे हुई मुलाकात के बाद संभावना जताई जा रही है कि दोनों देशों के रिश्ते सुधरेंगे। साथ ही हिंद महासागर में मालदीव के जरिए भारत को घेरने की साजिश रच रहे चीन को कूटनीतिक हार का सामना करना पड़ सकता है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी सबसे पहले इटली जाएंगे। 13 से 15 जून तक इटली में G7 बैठक होगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। बता दें कि भारत G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन इस बैठक में शामिल होने के लिए इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद निमंत्रण दिया है। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी 12 जून को इटली के लिए उड़ान भर सकते हैं, जहां वो 13 से 15 जून तक अपुलिया के बोर्गो एग्नाजिया में होने वाली G7 बैठक में हिस्सा लेंगे। अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और दूसरे G7 देशों के नेताओं से मिलेंगे। गौरतलब है कि इस बार G7 की अध्यक्षता इटली कर रहा है और इटली ने इस बैठक के लिए अपने कई मित्र देशों को आमंत्रित किया है, जिसमें भारत भी शामिल है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में कई केंद्रीय मंत्रियों से आज मुलाकात की। इस दौरान आगे की रणनीति पर उन्होंने चर्चा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी से मिले। मुलाकात को लेकर योगी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और इसे शिष्टाचार भेंट बताया। लेकिन सूत्रों से खबर ये है कि मुलाकात के दौरान 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी और संगठन में फेरबदल पर चर्चा की गई। वहीं यूपी बीजेपी के हारे उम्मीदवारों ने संगठन को रिपोर्ट सौंपी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अब तक 12 से ज्यादा प्रत्याशियों ने अपनी रिपोर्ट हाईकमान को भेजी है। हारे केंद्रीय मंत्रियों ने हार का ठीकरा पार्टी नेताओं पर फोड़ा। रिपोर्ट में आस्तीन के सांप और गद्दार जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। दरअसल लोकसभा चुनाव में इस बार बीजेपी को उत्तर प्रदेश से सिर्फ 33 सीटें मिली हैं। वहीं दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं और इसके मुताबिक उत्तर प्रदेश में खराब प्रदर्शन की वजह संगठन और सरकार में तालमेल का अभाव। ऐसी भी चर्चा है कि योगी मंत्रिमंडल में फेरबदल भी हो सकता है और उत्तर प्रदेश बीजेपी संगठन में भी बदलाव पर संभावना बनी हुई है। इस पर भी चर्चा हुई। चुनाव के दौरान दोनों उप मुख्यमंत्रियों की भूमिका पर भी चर्चा की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा योगी सरकार में अधिकारियों के बोलबाले पर भी सवाल उठ रहे हैं।